हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लासेस बच्चा पार्टी। तो मैं आपकी खुशी दुबे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो क्लास है वो लेक्चर नंबर हमारा 3 होगा, आईआरसी केमिस्ट्री फॉर वीबीयू एंड बीबीएमक्यू। जैसा कि मैंने कहा है स्टूडेंट्स कि ये जो हम लोग चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन चैप्टर वीबीयू और वीबीएमक्यू दोनों के लिए है। और ये चैप्टर्स होगा ऐसा चैप्टर जो इसके बाद आप लोग को थोड़ा अलग अलग चीज़ें पढ़नी है, जिसके लिए अलग अलग आपको लेक्चर्स मिलेंगे। बीबीएमक्यू के लिए अलग मिलेंगे एंड वीबीयू के लिए अलग मिलेंगे। चूँकि वीबीएमक्यू का एग्जाम बहुत ज़्यादा नियर है तो उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हो जाएगा। और वीबी ऐसा नहीं है कि वीबीयू वालों को हम छोड़ देंगे, वीबीयू वालों को भी लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा जो टॉपिक नंबर है हमारा लेक्चर 3 है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, गैसियस स्टेट, बहुत अच्छे से। अगर कोई नहीं देखे तो जाके अभी हमारा चैनल का प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ पे लेक्चर अपलोडेड है। ठीक है, इनऑर्गेनिक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इनऑर्गेनिक में एटमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, बहुत अच्छे से हम लोग हर एक चीज़ को कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग उसको भी जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग और हाँ, एक चीज़ और, नोट्स के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8434328596, इस नंबर पे कॉल या मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज करके आप मेरे से नोट्स भी ले सकते हैं। जो जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और जो चैप्टर चल रहा है, जो चैप्टर हो गया, उसका नोट्स आप लोग मेरे से लेके बहुत अच्छे से नोट्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं अपना जो टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और सॉल्यूशन, उसका टाइप्स और उसका डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये एग्जाम में इससे पूछता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लियर है, तो चलिए अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का बात करें, पहले तो चल किधर गया, यहाँ गया। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको समझते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट। देखिए ध्यान से समझिए हम क्या कह रहे हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ऐसा सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंस ऑफ देयर नेचर, उसके नेचर से उसको कोई मतलब नहीं, रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब क्या कहता है कि जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट डाल रहे हो उसका टोटल इफेक्ट जो सॉल्यूशन पे पड़ता है, वॉट एवर व्हाट द टेम्परेचर, व्हाट द प्रेशर यू आर गिवन देयर, नथिंग मैटर हियर। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे, जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट लोगे उस सॉल्यूट का जो है इफेक्ट जितना ज़्यादा सॉल्यूशंस पे दिखेगा, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब हम अभी समझा रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि जितना चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। एक कहावत भी है कि जितना गुड़ डालेंगे उतने ना मीठा होगा किसी भी चीज़ में। कहावत है, मतलब क्या, जैसा करनी वैसा। मतलब जितना गुड़ डालेंगे उतना ज़्यादा मीठा होगा। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा। तो दैट इज़ यहाँ पर भी वही है कि जितना ज़्यादा चीनी डालिएगा उतना ज़्यादा आपका सॉल्यूशन में मीठा लगेगा, मिठास लगेगा। दैट इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ चीनी के केस में, सिर्फ शुगर के केस में, आप सॉल्ट भी ले सकते हो। कोई भी पार्टिकल आप बॉल और NaCl घोलो एक दूसरे के साथ, देखो वो नॉन कॉमन नमक होता है ना, तो उसको आप पानी में मिलाओगे H2O के साथ, देखोगे बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, बहुत जल्दी घुल जाएगा, वो बहुत जल्दी केमिकल बना देगा वो। ठीक है, मतलब जो क्या बनता है, नमक बनता है ना, NaCl नमक होता है ना, पानी के साथ मिलकर नमक पानी मिलता है, बन जाता है। तो दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब उस सॉल्यूट का इफेक्ट पड़ जाना। ठीक है, सॉल्यूट का इफेक्ट सॉल्वेंट पे नहीं, सॉल्यूट का इफेक्ट किस पे पड़ जाना, सॉल्यूशन पे ज़्यादा पड़ना, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का जितना भी मोलर मास होगा उस अकॉर्डिंग। क्लियर है, अब बढ़ते हैं यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव RLVE, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आपसे व्हाट डू यू मीन बाय RLVE, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा व्हाट डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज द रोल ऑफ RLVP इन व्हाट प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है और रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का इसमें क्या रोल है। तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हो। पहले आप लिख दोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो कि व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो, डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, जब आप पानी में मिलाते हो, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लोअर। तो फिर क्या होता है, मान के चलिए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है कि जब ज़्यादा मात्रा में अगर
किसी चीज़ सॉल्यूट को मिलाते हैं जो थोड़ा हार्ड लेवल पे है, तो वो क्या होता है, उस केस में हमारा प्रेशर कम होता है और हमारा जो सॉल्यूट है वो क्या होता है, वो पूरी तरीके से घुलता नहीं है। तो इस टाइम उस केस में हम लोग कहेंगे रिलेटिंग लोअर, हमारा जो प्रेशर है वो क्या है, लोअर है, ठीक है। लेकिन जब आप ज़्यादा मात्रा में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं, वो क्या हो जाएगा, इक्वल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। मतलब मैम ये वाला लाइन हम लोग को समझ में नहीं आया, फिर से एक्सप्लेन कीजिए। देखिए ध्यान से लैंग्वेज को देखिए। व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, जब हम लोग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, बिकम्स लो, वो लो निकलने लगता है, ठीक है। देन द प्योर सॉल्वेंट विच इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग, तब जो प्योर सॉल्वेंट होगा ना, प्योर सॉल्वेंट कहने का मतलब जैसे जस्ट लाइक एग्जाम्पल हम आपको बहुत बढ़िया समझाते हैं। दूध में कभी पानी डाले हैं तो कभी देखते हो ऐसा होता है क्या कि पानी बच जाता है, दूध उड़ जाता है? कहेगा क्या मजाक कर रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते आपका केमिकल हिल गया। ऐसा कुछ नहीं है, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए ऐसा होता है क्या कि दूध में पानी मिला के गैस पे चढ़ा रहे हैं, दूध उड़ जाता है, पानी बच जाता है? ऐसा होता है? नहीं होता है। तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़, उसको बोलते हैं RLBP। मतलब क्या कि जो आपका ओरिजिनल सॉल्वेंट है वो बच जाता है, जो आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो उसमें वो वेपर बन के उड़ जाता है। ऐसे समझिए इसको, समझ में आया? चलिए क्या कीजिएगा, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल आप लोग को किचन से लेके पूरा दुनिया घुमा देंगे केमिस्ट्री साइंस में, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट सेशन में तो और बढ़िया करना है आप लोग को। तो इसी तरीके से इसका कुछ फॉर्मेशन है, आप देखोगे कि इस अकॉर्डिंग पहले PI जो हो गया वेपर प्रेशर के लिए है, P1 जो है कंपोनेंट के लिए है, उसी तरीके से चेंज करा। U2 मतलब जो नया बन गया, जो ओरिजिनल वाला बन के निकल गया, वो जस्ट लाइक दूध गर्म करने से पहले जैसा दूध रहता है, दूध बनने के बाद देखते पूरा कैल्शियम उसका किस अकॉर्डिंग हो जाता है। तो इससे अच्छा है, आपको एक चीज़ और पता है क्या, कि जब आपको पता है जब दूध कच्चा रहता है, दैट मीन कच्चा कहने का मतलब जब आप दूध पैकेट से खरीद के लाते हो, या फिर जो भी दूध आप डेयरी दूध वगैरह होता है ना, डेयरी दूध खरीदते हो, या फिर गाय वगैरह का दूध जो नॉर्मल लेके आते हो, वो जब कच्चा आप पीते हो ना, दैट इज़ प्योर, वो प्योर होता है, वो क्या होता है, प्योर, दैट इज़ प्योर सॉल्वेंट। और जब आप उसको बना देते हो ना, दैट इज़ वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा इम्प्योर। तो उस केस में क्या होता है कि जब आप उसको कच्चा दूध पीते हो ना, दैट इज़ वॉट, क्या होता है वो, तो क्या होता है वो पता है आपको, वो पूरे तरीके से आपके लिए ज़्यादा, उसमें कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जब आप दूध को गर्म कर दोगे तो उसका आधा कैल्शियम वेपर बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो दैट उस केस में भी प्योर ही बचता है, लेकिन क्या होता है उसमें कैल्शियम का मात्रा कम हो जाता है। ये चीज़ कहा गया है, इनफैक्ट इसको प्रैक्टिकल भी किया गया है। अब अगर मान लीजिए इलेविनेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलेविनेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट के पूरे तरीके से छानबीन अगर किया जाए तो क्या किया जाएगा कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू इट्स एटम। मतलब क्या बॉइलिंग पॉइंट ऐसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन का बनने का मतलब होता है, इलेवेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, बॉइलिंग पॉइंट का, पेंट बोल रहा है सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट का, कितना ज़्यादा इसमें कितना पॉइंट बढ़ाएंगे तो कितना ज़्यादा सॉलिड सॉल्वेंट में बदलेगा, कितना ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाएगा, दैट इज़ वहाँ पे बोलते हैं ना मापना, नाप जोख के काम करना। तो उसी तरीके से यहाँ पे होगा, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर। एक बात याद रखिएगा, टेम्परेचर जब आप अगर आपको गैस पे चाय बनाना है तो पूरा कम कर दीजिएगा तो जल्दी बनेगा चाय। ऐसा नहीं है चाय नहीं बनेगा, दूध नहीं गर्म होगा, खाना नहीं बनेगा, लेकिन आपको गैस तेज करिएगा तो बहुत अच्छे से बनेगा। बोलते हैं मैम, बोले क्या समझा रहे हैं मैम, आप किचन में नहीं जाते हैं क्या कि गैस का कम रखने पे खाना अच्छा बनता है? यहाँ पे खाना अच्छा बनाने या खराब बनाने का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घोलने का, बहुत जल्दी सॉल्वेंट से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को घोल के सॉल्यूशन बनाने का बात कर रहे हैं, ठीक है। कम से कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर में, क्योंकि जितना ज़्यादा हीट दोगे उतना ज़्यादा उस पर बॉइलिंग पॉइंट बात हो रहा है ना, तो जितना ज़्यादा आप उसको हीट दोगे उतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर आएगा और वो उतना ज़्यादा चेंज होगा। समझ में आ रहा है? इफ़ टीवी इज़ बॉइलिंग पॉइंट, मान के चलते हैं टीवी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है, TB इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आर द एलिवेशन इज उसका, तो फिर BP कितना होगा, टोटल जो उसका निकलेगा वो कितना हो जाएगा। अब देखिए टोटल बॉइलिंग पॉइंट कितना, BP का मतलब यहाँ पे हम लोग एटमिक वहाँ केमिकल बॉन्डिंग में BP का मतलब होता है बॉन्ड पेयर, याद रहे। यहाँ पे सॉल्यूशन में BP का मतलब बॉन्ड पेयर नहीं होता है, यहाँ पे BP का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा निकलेगा, ये सब सारा का ये याद रखिएगा, ऐसा यूनिट वगैरह देख लीजिएगा। उसी तरीके से डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, मतलब धीरे धीरे फैल के उसको रोकना। एलिवेशन मतलब होता है जुटाते जुटाते उसको ऐड करते रहना। और मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर आप दे सकते हो। और डिप्रेशन का मतलब होता है पूरे तरीके से इसको बिखारना। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, उसको गलाया जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट में उसको जुटाया जाता है, बोलते हैं ना एकदम जला जला के इसको गला के पिघला पिघला के थोड़ा कर दो। और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, इसको पिघला हुआ है, उसको बर्फ उर्फ है मान लीजिए, उसको पिघलाया जाता है ना, इसमें पिघलाया नहीं जाता, इसमें जुटा के सॉलिड बनाया जाता है बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू, ठीक है। इस तरीके से आप लैंग्वेज देख रहे हैं।
तो ये चीज़ समझ रहे हैं आप लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को क्लियर करके समझना होगा। नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपको हर एक लैंग्वेज को बहुत अच्छे से लिखना है, नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम है। तो बहुत लास्ट में तो ऑप्शन तो है ही रटने वाला, कोई दिक्कत नहीं, रटना तो है ही। देखिए आप समझ भी लीजिएगा तो आपको लैंग्वेज तो रटना होगा, लेकिन आप समझ के रटिएगा तो ज़्यादा बेटर समझिएगा। मेरा बात मानिए, एग्जाम में बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या कहलाता है उसको देखिए। ऑस्मोसिस क्या, ये एक ऐसा है कि इसको थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें पढ़ते हैं हम लोग, कि द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। जितना ज़्यादा सॉल्वेंट वर्क करेगा मॉलिक्यूल फ्रॉम, जितना ज़्यादा सॉल्वेंट में मॉलिक्यूल्स फ्लो करता है फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जब लोअर से, मतलब धीरे धीरे जो सॉल्यूशन बन रहा है, मान लीजिए अगर हम कोई चीज़ का सॉल्यूशन घोल रहे हैं तो वो धीरे धीरे, देखते हो आप चीनी वगैरह को घोलते हैं पानी में, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके घोलता है, तो दैट इज़ व्हाट लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में बदल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसी चीज़ को पूरा जो नापने का जो प्रक्रिया होता है दैट इज़ ऑस्मोसिस, ठीक है। नापने का जो प्रक्रिया होता है दैट इज़ ऑस्मोसिस। और जिस प्रेशर पे वो नापा जाता है दैट इज़ ऑस्मोसिस प्रेशर। तो आगे देखते हैं कि द हाइड्रोस्टेटिक प्रोसेस विच इज डेवलप और अमाउंट ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। हम पहले ही बताए थे आपको कि जिस प्रेशर पे, मतलब मान लीजिए उसको मापने के लिए जो प्रेशर हमारा अराइज, जिस प्रेशर पे आप नाप रहे हो दैट इज होता है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। एक चीज़ आपको पता है, नापने और मापने का मतलब दोनों का सेम ही होता है। पता नहीं कौन ये साइंस में माप कर दिया, माप बाप डाल देता है, एकदम बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। बताइए, हम भी कंफ्यूज हो जाते थे। नापने की जगह मापने बोलने रहता था, नापने बोल देते थे, जबकि दोनों का मीनिंग सेम ही है। अगर कोई बच्चा नाप पढ़ के भी समझ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लिखना ही ना है, माप लिख देंगे। लेकिन समझ रहे हैं अगर हमको, देखिए कोई भी चीज़ को सही तरीका होना चाहिए समझने का, बाकी आप उसका नाम कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझिए बहुत सही तरीका से, लिखिए उसी तरीका से जैसा किताब कह रहा है। आपको समझना है अपने तरीके से, ठीक है। और समझने का मतलब गलत नहीं समझ लेना है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। सब कुछ आप ही के तरफ बोलते हैं ना, सब कुछ बुक तुम्हारे अकॉर्डिंग ही करेंगे, लेकिन भाई समझेंगे तो हम तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं। तुम माप कह रहे हैं, हम नाप समझेंगे। तुम जो, हम मेरा बस चलेगा तो हम समझेंगे कि जोखना है, उसको तौलना है, तौलना मान के चलेंगे। तुम समझा रहे हैं माप के चलो, हम समझेंगे तौल के चलना है, ठीक है। समझ तुम्हारा ही बात रहे हैं, लेकिन हम अपने तरीका से समझेंगे। लिखेंगे तुम्हारी ही तरह से, लेकिन समझेंगे अपने तरह से, ताकि हमको जीवन भर याद रहे। क्योंकि समझना हमको है ना, एग्जाम में लेके हमको जाना है ना। समझ रहे हैं ना आप, समझा हम रहे हैं, हर चीज़ को डील हम कर रहे हैं, लेकिन आपको दिमाग में लेना है। एग्जाम्पल भी दे रहे हैं ताकि आप उसको अलग अलग तरह के एग्जाम्पल के साथ इंक्लूड करके ले सको। बहुत बच्चा सोच रहा होगा कि मैम, हम देखिए हम भी स्टूडेंट है तो हमको पता है स्टूडेंट्स का माइंड। बहुत बच्चा समझ रहा है मैम जल्दी जल्दी बताइए कि हम लोग रट के एकदम एग्जाम में रट के लिख दें। देखिए रटिएगा, कितना दिन रटिएगा, रटना है तो रटिए, रटना तो है ही, ऑप्शन वही है, नो डाउट, लेकिन समझ के रटना है हर एक चीज़ को, ठीक है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं किसी स्टूडेंट से कि मत रटिए, नहीं है रटना, नहीं है। कितना समझ आप कोई, हम मान लीजिए हम ही लोग कोई बहुत बड़ा कालिदास नहीं ना है कि हर एक चीज़ समझ के जाके लिख देंगे। महान कवि का कालिदास नहीं ना हम लोग, लेखक। तो हम लोग को भी समझ के रटना पड़ता है। हम खुद बहुत सारा चीज़ रटते हैं, लेकिन हाँ, हम समझ के रटिए। हम भी समझ के रटने का कोशिश करते हैं और रटते हैं, ठीक है। समझ के रटिएगा तो आप किसी को बता पाइएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपने लिए एग्जाम में लिख पाइएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ का आप लोग डेफिनेशन कर लीजिएगा और सारा चीज़ आप लोग एग्जाम में लिख लेंगे, ठीक है। वांटेड फैक्टर जो देखिए, जो एग्जाम में आपका आएगा श्योर है, वही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं। बाकी कुछ चीज़ें आपको उसके इंक्लूड लेके समझनी है। वैसे तो हम कोशिश किए सारा चीज़ समझा दें। देखिए वांटेड फैक्टर क्या होता है, बहुत बार देखे भी होंगे, बाकी सेमेस्टर्स के एग्जाम में आया हुआ है। तो वांटेड फैक्टर क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कैलकुलेटिव। मतलब स्टार्टिंग में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है और कैलकुलेट करके जो सॉल्यूशन का टोटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाला जाता है, डेट इज वांटेड फैक्टर। बोला मैम आप इतना जल्दी जल्दी बोल दिए कि समझ में नहीं आया। ध्यान से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो, डेट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो, और एक्सपेरिमेंट के बाद कितना क्या चेंजेस हुआ क्या नहीं हुआ, तब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, दैट इज वांटेड फैक्टर। वांटेड जो साइंटिस्ट थे इसी के ऊपर उन्होंने बताया। फैक्टर का मतलब ही समझ में आता है, वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। अगर इसमें I1 से ज़्यादा होगा दैट इज अंडरगोज डिसोसिएशन। ये वाला केस याद कर लीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत इजी है, हर चीज़ को बहुत ईजिली याद कर लेना, ठीक है। और बहुत अच्छे से समझ लेना है। बस डेल TB का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, T4, ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर। TB का मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर। हर चीज़ को PI का मतलब, PI का मतलब होता है क्या कि PI का मतलब होता है वेपर प्रेशर। P1 का मतलब होता है कंपोनेंट का जो पहला वेपर प्रेशर है वो,
ठीक है। TF का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर भी कह सकते हैं। कितना ईजिली आपको समझा दिए हम, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो लेक्चर है चैप्टर सॉल्यूशन का आप देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वन टाइप फैक्टर है, रोल्स लॉ है, बोयल्स लॉ है, ये जितना भी सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है वो सारा चीज़ कर लीजिएगा। रोल्स लॉ वगैरह इसमें इसी में है, आपका बोयल्स लॉ वहाँ पे है, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा इससे पहले का जो चैप्टर पढ़े थे उसमें है। तो स्टूडेंट्स आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो हर चीज़ को आपको बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स हैंडल करना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चा पार्टी आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, नोट्स भी आपको देख के भी बहुत इजी लग रहा होगा, बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप ट्रस्ट कीजिए मेरे पे, कुछ सोच के, बहुत एक्सपीरियंस के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं सारा चीज़। देखिए, पॉजिटिव माइंड कैन चेंज एवरीथिंग, understood that thing कि positive mind can change everything, and I totally trust on all of you student that you can change the theme of the टीचर, मतलब आप टीचर के थीम को ही बदल दीजिएगा इतना अच्छा स्कोर करके, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम लोग मिलेंगे, जिसमें VBO BBMQ के लिए जो लेक्चर्स होंगे वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत अच्छे से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाकी का आप लोग जितना ज़्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा उत्सुक होकर देखिएगा, और ज़्यादा वीडियोज़ आएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग ऑर्गेनिक का भी लेक्चर्स कर सकें, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहीं पे लेक्चर्स को समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसके साथ। तब तक के लिए यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करें। जय हिंद, बाय।